हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे होंगे। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुका है। ये टोटल 2883 पोस्ट है, पोस्ट है, जिस पे आपको 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा, जिसमें जीके जीएस से होगा 70 नंबर का आएगा। हिंदी से आपका 10 नंबर होगा। मैथ से आपका यानी गणित से आपका 10 नंबर होगा। दोनों से हिंदी 10 नंबर, मैं 10 नंबर, और इंग्लिश कितना हो जाएगा आपका 10 नंबर होगा। टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो हम प्रीवियस ईयर से पेपर है उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है दोस्त, तो हम ये कहेंगे कि वेलकम क्लास 24 हावर्स, फिर जाके आप लिंक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने फ्रेंड के पास इसको भेज सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम देने के पहले जब देने जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। अभी पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है सर्प का परवाची। सर्प यानी सांप का परवाची, सांप का परवाची। तो सर्प का परवाची इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है पनांग, जातरूप, केसी, श्रद्धालु। तो सर्प गया सांप का परवाची पनांग होगा। क्या होगा? पनांग होगा। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। तो सांप का अनेक परवाची होते हैं, जिससे देख लेते। सांप का एक नाग होता है, नाग हो जाएगा आपका, उरग हो जाएगा, भुजंग हो जाएगा, ब्याल होगा, फणी हो जाएगा, पनंग हो जाएगा, और चक्षु सर्वा भी होता है। चक्षु श्रवा भी होता है। ये सांप का प्रवासी था। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा पनांग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए श्रद्धालु किसके प्रवासी है? श्रद्धालु ये श्रद्धालु ये शेर की प्रवासी। किसकी प्रवासी है? शेर का प्रवासी है। श्रद्धालु किसके प्रवासी है? शेर का प्रवासी है। ये केसी का मतलब होता है सुंदर बालों के साथ, केसी का मतलब तो सुंदर बालों के साथ। केसी का मतलब क्या होता है? सुंदर बालों के साथ। जात रूप क्या होता है? तो रूपवन सुंदर केसी जात रूप होता है सुंदर केसी ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर देखिए मोटे अक्षरों में दिए गए, यानी इसको नहीं पढ़ना है टोटल। देखिए हमें टाइम को भी मैनेजमेंट करना है, इसको ये टाइम को नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं खंडन का। इसमें कहा है कि इसमें विलोम शब्द, देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसको खंडन का विलोम क्या हो जाएगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द किसे कहते हैं? उस शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? एक मुखी, प्रतिचि, विघटन, मंडन। तो खंडन का मंडन होता है। खंडन का क्या होता है? मंडन होता है परवाची। खंडन का मंडन हो जाएगा परवाची। ठीक है, तो इसी के साथ दूसरा देखते हैं। इसका मतलब टोटल हम ऑप्शन बाई ऑप्शन क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। तो खंडन का क्या हो गया? मंडन हो गया। एक मुखी का क्या होगा? तो एक मुखी है, तो एक मुखी, एक मुख वाला, तो एक मुखी। तो बहुमुखी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बहुमुखी हो जाएगा। प्रतिचि। अब प्रतिचि का देखिए क्या होगा? प्रतिचि का प्राची हो जाएगा। प्रतिचि क्या हो जाएगा? प्राची हो जाएगा। विघटन का क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को विघटित करते हैं, यानी विघटित करना मतलब अलग अलग विघटित करना। तो अलग अलग विघटित करने का जब उल्टा बनाएंगे तो क्या होगा? संगठन करना। क्या हो जाएगा? संगठन करना हो जाएगा आपका। संगठन, देखिए संगठन मतलब एकत्रित करना, विघटन मतलब बिखेर देना। तीसरा नंबर देखिएगा, या तीसरा नंबर आपका सवाल हो गया। नौकर पानी भरता है, इस वाक्य में क्रिया है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? नौकर पानी भरता है। तो ऑप्शन नंबर है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त। चलिए हम पहले इसको
ऑप्शन यानी आंसर आपको बता देते, तब जाके हम आपका आंसर आपको हम ऑप्शन से क्लियर कर देंगे, कैसे समझ में आएगा कि ये सकर्मक अकर्मक होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। सब सकर्मक पहचानने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे मोस्ट तरीका यानी पहचान करने की, इससे आगे कोई पहचान करने का नहीं, इससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता आपको। तो जैसे देखिए नौकर पानी भरता है, इसमें आपको जवाब मांगना है, ठीक है ना। आपको क्या जोड़ कर जवाब मांगिएगा, जब आपको जवाब मिल जाएगा तो बोलिएगा सकर्मक है, नहीं मिलेगा तो बोलिएगा अकर्मक है। जवाब मिल जाए यानी उत्तर मिल जाएगा तो हम कहेंगे ये सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक। यदि जवाब ना मिले तो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। जवाब ना मिले क्या से तो हम बोलिएगा अकर्मक। जैसे कि नौकर पानी भरता है, तो आप पूछिएगा किसी से क्या भरता है, तो पानी भरता है। जवाब मिल गया ना आपको, क्या भरता है तो पानी भरता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया होगा। ये द्विकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्मों की संख्या, क्रियाओं की संख्या द्वि होती है। संयुक्त क्रिया तो जानते होंगे एक से दूसरे मिलकर बनी होती है, एक से ज़्यादा इसमें क्रियाएं मिलकर होती है, वो संयुक्त क्रियाएं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र कहानी में हमें नैतिकता की शिक्षा देती है, रेखांकित शब्द कौन सा समास है? तो बोल रहा है पंचतंत्र में कौन सा समास है, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो 4 नंबर चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो पंचतंत्र में कैसा समास है? चलिए पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अभिव्रीहि समास, द्विगु समास। तो चलिए पंचतंत्र, इसमें देखिए पंचतंत्र, इसमें नंबर आ रहा है, क्या रहा है? 5 नंबर आ रहा है ना, तो जो भी नंबर आ जाएगा तो हम उसे द्विगुणी समास कहेंगे, द्विगुणी समास कहेंगे। अब बोलिए द्विगुणी समास कैसे पकड़ में आएगा कि द्विगुणी होगा? द्विगुणी मतलब संख्या, देखिए संख्यावाचक जिसमें संख्या आ जाए, जैसे कि कहेंगे जिस शब्द में आपको संख्या मिल जाए हम कह देंगे द्वि समास है। यदि नहीं पकड़ में आएगा द्वि कैसे समझाए, तो देखिए द्वि में द्वि दिया है, द्वि में द्वि दिया, द्वि का मतलब क्या होता है? दो अंक जैसा दिखता है ना, तो हम बोल देंगे 2 अंक ही है, अंक जैसा नहीं दिखता, अंक है, तो हम कह देंगे द्वि समास है, द्विगुणी समास से। तो ये द्वंद्व समास क्या होता है आपको 1 बाय 1 क्लियर कर। द्वंद्व समास में आपको दोनों पद की प्रधानता हो जाएगी, जैसे कहेंगे माता तो फिर बोलेगा उल्टा में वो पिता, तो ये क्या हो जाएगा? माता भी और पिता भी दोनों आपका क्या है? माता और पिता, माता और पिता दोनों ये पद प्रधान है। अब देखिए दूसरा है बहुवीर्य समास। तो बहुवीर्य समास में इसमें कोई पद प्रधान नहीं होती है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुवीर्य समास में इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे कि कहेंगे नीलकंठ, नीलकंठ कह देंगे, चाहे आप लंबोदर कह देंगे, लंबोदर, तो आप इसमें लंबोदर भी कह देंगे। तो लंबोदर कहने का अर्थ होता है ना, बहुवीर्य समास हम ये बताए हैं, उसमें अपना अर्थ ना दे के किसी दूसरे के बारे में बताया जाए ना, तो हम कह देंगे वो बहुवीर्य समास है। यानी हम कहेंगे कि बहुवीर्य समास कैसे पकड़ में कहिएगा, जब हम किसी और के बारे में कहते हैं, हमको मालूम चल जाता है कि हाँ किसी विशेषण आदमी की बात हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाए? बहुवीर्य समास है। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर किसे कहेंगे? हम कहेंगे लंबोदर, तो कहिएगा आप गणेश जी को हम कह रहे हैं, ठीक है ना दोस्त, लंबोदर। अब क्या बच गया? अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास में इसमें अवयव की शब्द मिली जाती है। जैसे कि कहेंगे कोई शब्द ऐसा होगा जिसमें चेंज नहीं होगा, जैसे कि प्रति में चेंज करके दिखाइएगा, नहीं होगा ना, प्रति हो गया, लेकिन हो गया, इसमें चेंज नहीं आएगा तो हम बोलेंगे अव्ययभावी समास। देखिए प्रत्येक दिन, ये सब क्या हो जाएगा? अव्ययभावी समास हो जाएगा। उसकी पहचान न कभी अव्ययभावी समास के जिसमें भर लग जाए तो उसको कह देंगे अव्ययभावी समास है। कुशासन में कौन सी संधि है? कुशासन में कौन सी संधि है? संधि संधि 2 वर्णों के मेल से होती है। जैसे कि कहा है कुशासन में कौन सी संधि है, तो संधि बोलिएगा 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। चलिए 2 वर्ण को मिला देते हैं। कुशासन में कौन सी संधि है? आपका ये 5 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कुशासन में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 5, कुशासन में, तो देखिए कुशासन, तो कुशासन में आपको ये स्वर संधि हो जाएगा। कौन संधि? स्वर संधि होगा, स्वर संधि हो जाएगा। कुशासन में कौन संधि हो जाएगा आपको? तो स्वर संधि हो जाएगा। कैसे होगा स्वर संधि? देखिए आप
कुश प्लस लिखिएगा यहाँ पे, कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन। तो देखिए अ आ ई छोटी बड़ी, इसमें 11 स्वर में होता है। कितना स्वर होता है? 11। स्वरों की संख्या 11 होता है। तो इसमें देखिए तो ये कौन सी वर्ण से मिलने से आ मिल रहा है ना इसमें, तो इसलिए कहेंगे स्वर संधि है। तो स्वर संधि क्या होता है? तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब स्वर कैसे पकड़ेंगे? जिसमें संधि करने पे आपको स्वर की वर्ण दिखाई दे तो हम कह देंगे स्वर संधि है। व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन संधि में हलंत लगा होता है, क में, चो में, यानी जितना भी आपका 52 भी वर्ण है उसमें हलंत लगा रहता है। विसर्ग संधि आपको पहचान में आ जाएगा, 2 हलंत होता है, 2 बिंदु के साथ होता है, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, अब कह रहे हैं द हंटेड हाउस इज इम्पेटी डॉट द ईयर्स 1939, डॉट द ईयर 1939। 6 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? तो इसमें देखिए 1939 यानी नंबर आया है, तो इसमें कभी भी नंबर में आपको बाई नहीं लगता है। नंबर में कभी भी बाई नहीं लगता है, ऑन नहीं लगता है, 4 नहीं लगता है, सीन्स लगता है। क्या लगता है? सीन। तो यहाँ हम लिख देंगे सीन्स लिख देंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ क्या लिख देंगे? सीन्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ सीन्स लिख देंगे। ठीक है ना, सीन्स लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज डॉट बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, एवर रीड। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें बुक की बात करेगा तो किसी विशेष चीज़ की बात करेगा तो इसमें द का प्रयोग हो जाएगा। अगला है इवेंट। इवेंट का एंटोनेम क्या होगा? यानी एंटो अप्रोटिव मतलब सेम और से देने वाला क्या होगा? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इवेंट का आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला है आइडम फ्रेज, इसमें आपको चूज करना है, आइडम फ्रेज चूज करना है। एक्स टू द ग्रीड, एक्स टू द ग्रीड, इसका 9 नंबर का क्या हो जाएगा? एक्स टू ग्रीड का 9 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? तो हैज़ ए, एक्स टू ग्रीड का क्या होगा? हैज़ ए प्राइवेट जेंडर, हैज़ ए प्राइवेट जेंडर, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हैड ए जेंडर। इसमें क्या कहे? अप्रोप्रिएट मतलब जो सेम अर्थ देता है उसको चूज करना है, जो सेम अर्थ देता है इसको चूज कर देना है। द बेबी ऑफ ए शिप, द बेबी ऑफ ए शिप किसको बोला जाता है? देखिएगा यहाँ पे, तो हार्ड को, पफ को, रोस्टर को, लैम्प को, लैम्प को बोला जाता है। शिप के बच्चों को क्या बोला जाता है? LAMB, लैम्प बोला जाता है। मैथ का सवाल है 11 नंबर, आपका सवाल है मैथ का। 11 नंबर किसका सवाल है? मैथ का है। तो लिखा है कि 11 प्रक्षेपणों का माध्य 30 है, यानी 17 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है? तो 17 प्रक्षेपणों का माध्य 30 है, तो लिख देंगे 17 गुणे 30। यदि पहले 9 प्रक्षेपणों का माध्य तो 9 गुणे 28, यदि पहले 9 प्रक्षेपणों का माध्य 28 और अंतिम 9 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है? 32। तो 9वें प्रक्षेपण ज्ञात करिए। चलिए देखिए 17 दे दिया गया है, तो इसमें देखिए 9 नंबर इसमें और इसमें दिया, तो टोटल हमको 17 प्रक्षेपण ज्ञात करना। तो इसमें कितना हो रहा है? 18 हो रहा है, लेकिन 18 नहीं हो रहा है, इसमें से एक गैप हो जाएगा, एक गैप हो जाएगा। तो 17 से गुणा करेंगे, 17 कितना होगा? 51, 510, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इनको 9 में जब हम गुणा करेंगे 28 में, तो 8 9 72, 72 के 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 में 7 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा, तो 252 हो गया। 9 दूना 18, 18 कर 8 हो जाएगा, 29 27 से कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 के 0, 8 5 13, 13 1 14 और 2 2 4 1 5, 540 से 540 में से 510 घटाइए, कितना हो जाएगा? 500, यानी 30 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 घटाने के बाद हमको 30 प्राप्त हो जाएगा, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है तो ब्याज की दर 4% तो समय अवधि ज्ञात कीजिए, टी ज्ञात करना है, इसे टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? टाइम कैसे क्या करते हैं? यदि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, चलिए तो ये मूलधन का 3/5 है, तो यदि कभी ऊपर वाला P बोल देता है, नीचे वाला S बोलते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? तो P बराबर T बराबर होता है, T निकालने के लिए क्या होता है? तो बोलेंगे P × S इंटू में 100 बराबर में T × R होता है, T × R होता है। तो P कितना दिया है? 3 दिया है, और 5 × 100 कर देंगे। आपका R कितना नहीं दिया ना, तो T नहीं दिया, तो T ऐसे ही लिख देंगे, और R दिया है कितना आपको?
आर दिया 4%, चलिए 4%, तो काटेंगे इससे तो इससे कट जाएगा ना, 20 बार में कट जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो 5 कितना हो गया 15, तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा 15, यानी ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा 15, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, एक नियमित षष्ठभुज और एक समबाहुभुज त्रिभुज का परिमाप समान है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो उनको क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। चलो हम इसको फॉर्मूला बता देते हैं, यानी इसका आंसर डायरेक्ट कर देते हैं, आपको हम इस फॉर्मूला भी बता देंगे, यानी षष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज। तो षष्ठभुज का फॉर्मूला आपको याद है, षष्ठभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप का समान है। तो देखिए हम बताते हैं षष्ठभुज का, तो समबाहुभुज का पहले है ना, तो समबाहुभुज का पहले ले लो। चलिए तो ये हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर हो गया। अब कहा है कि बराबर है तो लिख देंगे बराबर है, लिख दिए बराबर है। अब ये हो जाएगा 3√3 यानी 3 × √3/2 ए का स्क्वायर। चलिए ये देखिए, रूट से रूट कैंसिल हो गया, कैंसिल, रूट से रूट, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4 हो गया, 2 दूना के कितना हो गया 4 हो गया, तो हमारा कितना बच जाता है, ये 3 बच जाएगा, और ये 2 से काट दिया तो कितना 2 बच जाएगा, तो 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा, 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये यदि एक व्यक्ति 5 मिनट में यदि एक व्यक्ति 5 मिनट में 2/5 किमी चल सकता है तो किमी प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगा। चलिए दोस्तों, ये आपको अगला सवाल का आंसर जवाब देते हैं, यानी आपका उत्तर देते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, यानी उसकी गति बताते ना, स्पीड बराबर क्या होगा, तो स्पीड बराबर आपका कितना होता है, तो दूरी बटा क्या होता है, स्पीड बराबर यानी चाल बराबर तो दूरी बटा समय होता है। तो 2/3 किमी कितना मिनट में चलता है, 5 मिनट में चलता है। तो दूरी बटा समय हो गया ना आपका, दूरी बटा, और देखिए ये दूरी हो गया था और नीचे समय हो गया, तो दूरी 2/3 दिया था और समय नीचे 5 दिया है, नीचे 5 दिया है। और ये देखिए 1 मिनट, एक ये बात है, ये मिनट में दिया और किमी में दिया, तो हमें कि किमी प्रति घंटे में क्या होगा, तो 2/3 और इससे जब गुणा करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, जब पलटेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा ना, और 1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 मान लेंगे तो 1 यहाँ चला आएगा और 5 यहाँ चला आएगा, तो ये सही हम कर लिए, ठीक है ना, 5 यहाँ कर लिए। पाँच यहाँ पे कर लिए थे तो 5 यहाँ पे आ गया और 1 ऊपर चला जाएगा, हो गया। तो अब इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मिनट में है तो इसको हम घंटा में बदल देंगे। तो चलिए 15 चौके कितना होता है 60 होता है, तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 उसकी गति घंटा किमी में क्या होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी। अगला है नेक्स्ट नंबर, एक स्कूल में 60% छात्र लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत 60%, तो लिख देंगे 7% यानी गर्ल्स है, 60% गर्ल्स है। यदि लड़कों की संख्या 400 है तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या कितनी है 400 है, तो यहाँ तो आपको लड़की का परसेंटेज दिया है तो कम से हमको बॉयज़ का भी परसेंटेज मालूम होना चाहिए, तो बॉयज़ का परसेंटेज कितना होगा 40। हम टोटल कितना मान लेंगे, दोनों को हम 100 मान लेंगे, दोनों को 100 पूरा हो गया कि नहीं, 60 गर्ल्स का और इसका। तो अब कह रहा है कि लड़कियाँ का, तो यदि लड़कों की संख्या 400 दिया है तो चलिए तो कुल संख्या क्या है, तो 400 दिया है तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो 40 × 400 और इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। 10 में जैसे गुणा करेंगे 100 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000, तिरछे गुणा कर देंगे तो ऐसे 10 में से गुणा हो जाएगा ना, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा बाबू 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको दूसरे तरीके से बता देते हैं, देखिए आपको 60% गर्ल दिया है ना, 60% दिया है, गर्ल्स दिया है 60%, गर्ल्स आपको 60% दिया। चलिए इसको दूसरा परसेंट क्या, जब एक ही से नहीं कहते दूसरे से काम है। किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है, कौन सी ऐसे वन है जिसे मानसून वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर का आंसर करिएगा। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में जानते हैं, किसको, यानी किस वन को मानसून वन, तो बोलिएगा उष्णकटिबंधीय। जब उष्ण मतलब उष्ण होने लगता है तो क्या होने लगता है, मानसून होने लगती है, तो उष्ण पर्णपाती वन को।
नेक्स्ट, कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कितने भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तो ये आपको 4 भारतीय राज्य जो है भूटान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है बोलिएगा? एपी, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हो गए ना। 4 राज्य कौन कौन है बोलिएगा? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, ये सब भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? यानी एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंग, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक। तो कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का संस्थापक कौन थे? तो ये सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन थे? भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन थे? 19 नंबर। यानी नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, तो भारत का पहले रक्षा सचिव कौन थे? जनरल विजय कुमार सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल अर्जुन और बिपिन रावत। तो भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन थे? रक्षा प्रमुख कौन थे? तो पहले रक्षा प्रमुख कौन थे? जनरल बिपिन रावत। इनको हाल ही में देहांत हो गया, जो तमिलनाडु के एक गांव है, जो उसका नाम है, तमिलनाडु का जो एक गांव है उसका नाम है, आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो थोड़ी सी क्या है अबे, हाँ कुरनूल नाम था, कुरनूल जिला में इनका देहांत हो गया था। 8 दिसंबर तमिलनाडु में हुआ था। कितना दिसंबर को? 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रॉस होने के कारण इनका निधन हो गया था। चलिए, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? शुजा-उद-दौला और शाह आलम रॉबर्ट क्लाइव के साथ कब संधि की थी? शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ कब इलाहाबाद की संधि की थी? तो 20 नंबर का आपका आंसर 20 नंबर, यानी अगला नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिएगा 1764, 1767, 1766, 1765। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी, इलाहाबाद की संधि इन्होंने की थी। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी झील बिहार में स्थित है? निम्न में से कौन सी झील जो है बिहार में? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। तो कौन सा झील बिहार में स्थित है इसको बताना है। 23 नंबर का सॉरी बोल रहे हैं नेक्स्ट सवाल का। तो अनुपम झील जो है ना, ये बिहार में स्थित है। अनुपम झील, कांवर झील, बेगूसराय झील, कांवर झील, ये सब क्या है? बिहार में है। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है ना, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 2 साल चला था। तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था खिलाफत आंदोलन? तो खिलाफत आंदोलन 1922 में आपका प्रारंभ हुआ था, 1922 में प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डॉट के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 से स्टार्ट हुआ था, और टोटल युद्ध कितना तक चला था? ये बाबर ने किया था, तो टोटल 1530 तक लड़ा था। टोटल 1530। इसका ट्रिक है, खाना खाएं पानी पिए घरे चले, खाना खाएं पानी पिए घरे चल जाए, यानी खाना से क्या खाना वहाँ हो गया, ये सब आपको बता देंगे। तो पहले आप इसका आंसर करते हैं। और पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डॉट के बीच लड़ी गई थी। डॉट के बीच मतलब किन के बीच लड़ी गई थी? यानी इब्राहिम लोदी तो बाबर के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर के बीच लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। तो इसका 1526 में ये पहली लड़ाई थी। कितने में? 1526 से बता दिया ना, 1526 में। और दूसरी कितने में थी? दूसरी 27, 28, 29, 30 ऐसे करके लास्ट था आपका। लास्ट युद्ध कौन था? तो लास्ट द्वितीय में अकबर और हेमू थे, द्वितीय में अकबर और हेमू थे। लास्ट 30 तक था घाघरा का। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में जो है ना, कौन सी सिख? नानक जी, तेज बहादुर जी, हरगोबिंद जी, गोविंद सिंह। कौन से थे? तो ये गोविंद सिंह थे। कौन से? गोविंद थे। गुरु नानक जो थे सिख वंश के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
अभी तक हमने कुछ नहीं कहा। आप यदि बिहार पुलिस फायरमैन का आपका एग्ज़ाम है तो ये जिन दोस्तों को आपका एग्ज़ाम है तो आप क्या कीजिए, इनको शेयर कीजिए, इसको यानी इन क्लास को शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जो जिनका एग्ज़ाम 27 मार्च को फर्स्ट टू इन सेकेंड सिटिंग में है। तो चलिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के देश द्वारा लिखी गई है। यदि आपको हम क्वेश्चन भी आपको आएगा तो हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे, ऐसा तो होता नहीं है, बट अगर मतलब क्वेश्चन उस दिन आपको हाँ लगेगा हमको ये क्वेश्चन आएगा तो हम उसको करा देंगे। तो 25 यानी अगला नेक्स्ट सवाल का आंसर आपको देना है, जवाब देना है। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी थी? तो जवाहरलाल नेहरू की थी। नेक्स्ट सवाल है, सरकार ने कौन सा पद किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कौन सी ऐसी पद है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। चलिए, तो राज्यपाल को सबसे पहले देखेंगे, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बताया गया, कहा गया। कभी कभी दो स्टेट के एक राज्यपाल होते हैं, कभी कभी स्थिति में अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, इसमें ये राज्यपाल को जो नियुक्ति जो होता है ना, ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। नियुक्ति जो होता है ना, ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग का राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया? यानी कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो महिलाओं को पंचायतों में सीट को रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया है? तो 243 के डी में महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछता है। तो पटना, रोहतास, गोपालगंज, वैशाली, सबसे ज़्यादा लोग पटने में मार खाते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज में लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है बिहार में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 से 11 इनमें से किस पहलू से संबंधित है? यानी 15 से 11 नागरिकता, भारत में भाषा, भारतीय राज्यों की सीमाएं। बच्चों, तो ये 5 से 11 जो है ना आपका 511 जो है ना, ये अनुच्छेद है, ये किससे संबंधित है? 511 तो आपको नागरिकता से संबंधित है। किससे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित है। डॉट यानी खाली स्थान, भारत का सर्वाधिक बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? तो इसमें देखिए, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये आपका 1 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, उड़ीसा जो है ना, ये सबसे ज़्यादा राज्य है बॉक्साइट उत्पन्न करने वाला। चट्टान जिनमें जीवाश्म होता है, नहीं कौन से चट्टान जिसमें जीवाश्म? औषधि, यांत्रिक आग्नेय, अंतर्वेदी आग्नेय शैल। कौन से चट्टान है जो जिनमें जीवाश्म अधिक होते हैं? तो आपका 31 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक से औषधि चट्टान जो होता है सर्वाधिक जीवाश्म होते हैं। इसमें क्या होता है? औषधि चट्टान जो होते हैं जीवाश्म पाया जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है, कौन सा रबी फसल? चलिए, रबी फसल के बारे में देखते हैं। रबी फसल पहला ऑप्शन है तूर, गेहूं, बजरा, ज्वार। तो देखिए, ये हम क्लियर कर देते हैं रबी फसल के बारे में। तो चलिए, रबी फसल के बारे में कुछ डीपली जानते हैं। तो देखिए, रबी फसल जो होता है ना, ON में बोया जाता है, ON बोलते हैं, यानी AP में बोया जाता है। अप्रैल और मार्च में, आपको अप्रैल मार्च में बोया जाता है। अप्रैल मार्च में नहीं, अप्रैल टू AP में बोला जाता है। AP याद रखिएगा। ON में, सॉरी, इसको तो मतलब ये क्या हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी इसको हम उल्टा ही बता दिए। तो देखिए, इसको कोई बात नहीं, ये हमको लग गया। हाँ, चलिए, ये ON में बोया जाता है। बोने की बात करेगा तो ON क्या होता है? तो बोलिएगा O से अक्टूबर होता है, N से नवंबर होता है, ठीक है ना। तो ON में बोया जाता है, आपको याद रखिएगा। ऑन में बोया जाता है, तो किस में बोया जाता है? ON में बोया जाता है। काट कर लिया जाता है अप्रैल और मार्च और अप्रैल में। MP में काट लिया जाता है, मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। MP मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। तो ये बात पूछी गई, रबी फसल कौन कौन सा? देखिए, रबी फसल जो होते हैं ना, अभी जैसे जो फसल अभी कटने वाली है अप्रैल मार्च में, तो वही रबी फसल आपका हो जाएंगे। जैसे कि चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना, गेहूं, सरसों, ETC हो गया, ETC। तो इसमें आप देख लीजिए कौन से। तो ये रबी फसल आपको गेहूं हो जाएगा, बजरा क्या हो जाएगा, ज्वार क्या होगा, तुअर क्या हो जाएगा, ये आपको सब खरीफ फसल हो जाएंगे।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डॉट पर था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था मुख्य फोकस किस पर था? सेवा के क्षेत्र में, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस जब रखा था, प्रथम पंचवर्षीय 1951 टू 1956 के बीच कराई गई थी। अब 1956 यानी 5 साल को अंतराल के बीच कराई जाती है, 5 साल के बीच पंचवर्षीय योजना कराई जाती है। कभी एक ऐसा भी दिन आया था, नहीं एक ऐसा भी दिन था जिसमें आपको 3 साल 2 साल के बाद ही आपको किसी कारणवश इसको योजना को रोक देना पड़ा, यानी ये अवकाश होना पड़ा इस योजना को। तो आपका ये कितना हो जाएगा? ये आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा फोकस किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट जो था किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट का मतलब होता है राजा घोषित कर देगा। तो सम्राट का मतलब क्या होता है? राजा। रूस में जार का अर्थ भी राजा होता है, जार का अर्थ भी राजा होता है। चलिए इसका ऑप्शन आंसर कमेंट बॉक्स में याद है तो कर सकते हैं, नहीं तो ये वेट करिए जो हम बता रहे हैं। तो 1800 इसमें 4 है कहीं पे, तो 1804 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल, अमेरिका ने किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर दिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध पर तो प्रथम युद्ध देख लेते हैं कब हुआ था। तो 18 से 14 टू 4 साल, तो 1818 तक की प्रथम विश्व युद्ध। कितना तक? प्रथम विश्व युद्ध 18 से 18 तक, प्रथम 18 से 14 से 1818 तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसके बाद द्वितीय कितना चला था? तो द्वितीय चला था 39 से लेकर 1839 से लेकर 41 तक चला था। तो ये बोला है कि प्रवेश किया था, तो अमेरिका कब इसमें प्रवेश कर दिया था? तो अमेरिका का स्थापना 1945 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। तो इसके पहले किया होगा, तो देखिए यानी 39 आपको होगा नहीं। अब इसके बाद ही आपको 41 42 43 तक आपका डाउट है, तो आपको डाउट क्लियर करिए कौन सा होगा इसमें, तो बोलिएगा 41। 1941 में अमेरिका ने विश्व युद्ध में अपना योगदान दिया था, प्रवेश किया था। निम्नलिखित में कौन सा देश राष्ट्रमंडल राष्ट्र का सदस्य नहीं, यानी कौन सा देश है जो राष्ट्रमंडल राष्ट्र का सदस्य नहीं है? 36 का आंसर करिएगा, कौन सा आंसर नहीं है? नेक्स्ट सवाल का आंसर 36 तो इसका आंसर होता है आयरलैंड। आयरलैंड क्या है? ये राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। पहले अब मॉरिशस है, सेल्स है, मालदीव है, इन सभी राष्ट्र जो है ना, राज्य जो है, देश जो है, ये सभी राष्ट्रमंडल का सदस्य हैं। अगला है खरना बिहार में किस त्यौहार से संबंधित है? खरना जो है ना, खरना ये कौन से त्यौहार से संबंधित है? खरना में क्या होता है? जिउतिया, तीज, छठ पूजा, भैया दूज। तो ये खरना किस में यूज किए जाते हैं? ये बिहार में पर्व में, तो आपके छठ पूजा में खरना बोला जाता है। छठ पूजा में किस त्यौहार से संबंधित है? खरना, तो छठ पूजा से। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? ग्राम सभा का सदस्य इनमें कौन हो सकता है? तो नेक्स्ट सवाल का आंसर कौन हो जाएगा? तो जिन व्यक्तियों का नाम उस पंचायती के मतदाता सूची में है वो कोई भी हो सकता है। आपको ऐसे नहीं याद होगा तो आपको कैसे काटना होगा? उस गांव में रहने वाले सभी लोग नहीं हो सकते। क्या मालूम उनको वोटर लिस्ट ही ना हो? सभी निवासी जो प्रमुख है नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। सरकार द्वारा निर्देशित सभी लोग नहीं, कोई सरकार निर्देश करने थोड़ी ना आएगा। तो ये आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपका शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है। कौन से ऐसे है जो शीतकालीन के रूप में जाना जाता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, पूर्वोत्तर मानसून। तो पहला ऑप्शन दक्षिणी पश्चिम मानसून है, दूसरा है पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्व मानसून, पूर्वोत्तर मानसून। तो 39 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 39 का आंसर जो होगा अगला नंबर हो जाएगा, तो पूर्वोत्तर मानसून से आपका शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है। जब शीतकालीन मानसून हो जाएगा तो कहेंगे ये पूर्वोत्तर मानसून में स्टार्ट हो चुका है। लास्ट सवाल, यानी आज का ये लास्ट सवाल होगा दोस्तों। तो यदि हम अभी तक तो आपको हम नहीं कहे थे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये सब अभी हमने नहीं कहा था। अब उन्हीं लोग को करिएगा, शेयर करिएगा जो जिनके बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनके पास ये शेयर करिएगा दोस्तों। तो आपका ये जो हो जाएगा, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या हो जाता था? जब वैदिक काल था उस युग में चरण में राजा को गोपति कहते थे, लेकिन कहते थे कहा जाता था जिनका अर्थ क्या था? पशु के स्वामी, भूमि के स्वामी, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मांड की स्वामी। तो आपका पशु की स्वामी, गोपति पशु की स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम आपसे
क्लास को हम अलविदा लेना चाहते हैं, यानी इसी के साथ हम क्लास को क्लोज करना चाहते हैं। और अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करिएगा, ये बार बार कहने से अच्छा हमें भी नहीं लगता है। आप शेयर ज़रूर करिएगा जिनको आपको एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्त।